नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों के द्वारा जो किए गए काल विभाजन हैं उनके बारे में आप सबों को बताऊंगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है वह गारसा द तासी से प्रारंभ होती है। तो मैंने पिछली कक्षाओं में आप सबों को बताया था कि गारसा द तासी ने जिस इतिहास ग्रंथ को लिखा था उसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोए हिंदुस्तानी। और यह जो ग्रंथ इन्होंने मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा में लिखी थी। तो वह तो हुई ग्रंथ लिखने की बात, लेकिन इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन था उसको इन्होंने नहीं किया था। तो गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर इन दोनों इतिहासकारों ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, बस हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिख दिया, लेकिन जो काल विभाजन था उसको इन्होंने नहीं किया। तो इसके बाद आते हैं इनके गारसा द तासी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वह है, उसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोए हिंदुस्तानी। और यह किस भाषा में है? फ्रांसीसी भाषा में। बाद में उनका हिंदी में अनुवाद किया गया। तो इसके बाद आता है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर की जो रचना है इसका नाम है शिव सिंह सरोज। ठीक है। तो शिव सिंह इन गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर इन दोनों रचनाकारों ने इतिहास ग्रंथ तो लिखा, लेकिन इन्होंने काल विभाजन उसका नहीं किया, उसको छोड़ दिया। अब आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो पुस्तक लिखी इतिहास ग्रंथ उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें इन्होंने क्या है ना, इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 अध्यायों में विभाजित किया है। इसमें प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। इसके साथ ही इन्होंने इसमें लेखकों एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण भी किया है। काल क्रमानुसार मतलब होता है कि जैसे कि जन्म के अनुसार, काल के अनुसार, जैसे कि जिन कवि का जन्म जैसे हुआ क्रम के अनुसार, काल के अनुसार उसका इन्होंने वर्णन कर दिया। ठीक है। तो यानी अगर काल विभाजन का पहला श्रेय दिया जाए तो जॉर्ज ग्रियर्सन को हम दे सकते हैं, लेकिन इनके जो काल विभाजन जो इन्होंने किया था इसके संबंध में विद्वानों का मत यह है कि हिंदी के अधिकांश विद्वान इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें अध्यायों की जो संख्या है वो काफ़ी अधिक होने के कारण इस काल विभाजन को उपयुक्त नहीं मानते हैं। चूँकि काल विभाजन एक जो आदर्श काल विभाजन होता है उसमें अध्याय की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। आप उसको मेनली अध्याय में डिवाइड कर दीजिए या बांट दीजिए, फिर अंदर में आप बांट सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, शुरू से लेके टोटली इन्होंने 11 अध्याय में, मतलब बहुत लंबी जो श्रृंखला हो जाती है अध्यायीकरण की, उसमें इन्होंने काल विभाजन को बांटा। जो साहित्य के इतिहास के जो काल विभाजन की जो एक आदर्श कसौटी है उस पे जो इनका जो विभाजन है वो सही नहीं ठहरता। तो विद्वान इस काल विभाजन को उपयुक्त नहीं मानते हैं। लेकिन इसके अलावे और विद्वानों ने भी हिंदी के जो प्रमुख इतिहासकार हैं उन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है वो किया है। इनमें प्रमुख रूप से आते हैं मिश्र बंधु। फिर इसके बाद जो काल विभाजन करते हैं उसमें मिश्र बंधु आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आते हैं और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आते हैं। उनके बारे में मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आगे जो हिंदी के जो प्रमुख इतिहासकारों के जो द्वारा किए गए काल विभाजन है उनमें मैंने
पीछे 3 विद्वानों के नाम बताए, उनमें गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, और उसके बाद मैंने बताया जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा जो किए गए काल विभाजन है उनके बारे में बताया। आगे मैं जो मिस्र बंधु के द्वारा जो किया गया काल विभाजन है उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो मिस्र बंधु यानी नाम से स्पष्ट होता है मिस्र बंधु, ठीक है ना। तो इनमें 3 भाई थे। 3 भाई के नाम इस प्रकार हैं: गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और एक थे श्याम बिहारी मिश्र। इन तीनों के नाम का जो संक्षिप्त रूप है उसको विद्वान मिस्र बंधु कहते हैं। तो मिस्र बंधुओं के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है मिस्र बंधु विनोद। तो जो ये कुल 4 भाग में प्रकाशित हुआ था। तो इनका जो प्रथम 3 भाग है ना, वो उसका जो प्रकाशन है 1913 ईस्वी में हुआ था, और जो अंतिम जो चतुर्थ भाग था उसका प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। तो इन्होंने जो काल विभाजन किया वो इस प्रकार है। इन्होंने हिंदी जो साहित्य का जो प्रारंभ जो शुरू जिन्होंने काल विभाजन करते हुए माना कि इनके प्रथम काल को इन्होंने आरंभिक काल कहा, और इस आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा: पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का समय ये संवत 700 से संवत 1343 मानते हैं। अब आप लोग समझ रहे होंगे ये संवत क्या होता है। तो संवत को ईस्वी में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे बदलना है, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो संवत जैसे 700 दिया गया है ना, तो आप इसको ईस्वी में अगर बदलना चाहते हैं तो -57 साल इसमें माइनस कर दीजिएगा, यानी संवत में रहेगा तो ईस्वी में बदलना है तो इसमें क्या करना है, 57 साल घटा देना है। तो संवत 700 को अगर ईस्वी में बदलें तो कितना आ रहा है, 643 ईस्वी, ठीक है ना। इसके बाद अगर फिर ईस्वी को संवत में लिखना है तो जितना भी आप ईस्वी लिख रहे हैं ना, तो 643 ईस्वी को मान लीजिए हम संवत में कन्वर्ट करना है तो 57 साल जोड़ देना है, तो जो आएगा वो संवत में आ जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि संवत में अगर रहेगा, ईस्वी में कन्वर्ट करना है तो 57 साल माइनस कर देंगे, और अगर ईस्वी में है उसको संवत में कन्वर्ट करना है तो 57 साल क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक काल है उसको इन्होंने आरंभिक काल कहा, और इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा: पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का समय इन्होंने कब से कब तक माना है, संवत 700 से लेकर 1343 ईस्वी, 1343 संवत, ठीक है ना। अब इसके बाद इन्होंने इसके बाद वाले काल को फिर उत्तर आरंभिक काल कहा, और इसका समय माना संवत 1344 से संवत 1444 तक, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने इसका जो आरंभिक काल के बाद इन्होंने इसके दूसरा काल इन्होंने बोला माध्यमिक काल, उसका नामकरण क्या किया इन्होंने, माध्यमिक काल। फिर माध्यमिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा: पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय इन्होंने संवत 1445 से लेके संवत 1560 माना है, और उत्तर माध्यमिक काल का जो समय इन्होंने माना है वो संवत 1561 से लेके संवत 1680 माना है, ठीक है ना। तो इसके बाद इन्होंने आगे विभाजन करते हुए बोला इसका जो तीसरे काल को कहा अलंकृत काल, और इसको इन्होंने फिर उसी तरह 2 भागों में बांटा: पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का समय इन्होंने माना संवत 1681 से संवत 1790 तक, और जो उत्तर अलंकृत काल है इसका समय इन्होंने माना संवत 1791 से लेकर संवत 1889 तक, ठीक है। इसके बाद इन्होंने परिवर्तन काल माना। परिवर्तन काल का समय इन्होंने माना संवत 1890 से संवत 1925, और अंतिम जो माना इन्होंने वर्तमान काल माना, और वर्तमान काल का समय इन्होंने माना संवत 1926 से अब तक, ठीक है। तो
हम देख ही रहे हैं कि थोड़ी जो इनका जो काल विभाजन है वो थोड़ा जटिल है। अब इनके काल विभाजन पे विद्वानों का क्या मत है, तो आचार्य शुक्ल जी इनकी जो इतिहास पुस्तक है ना, उस इसको इन्होंने इतिहास माना ही नहीं, इसको इन्होंने कवि वृत्त संग्रह माना, यानी कवियों का एक संग्रह, यानी कवियों का परिचयात्मक वर्णन, ठीक है ना, एक वृत्त यानी संग्रह माना है कि कवि, आप सारे कवि को एक जगह ला करके आप उसको इकट्ठे रख देते हैं, कवियों का वृत्त संग्रह माना है। तो अब आते हैं कि इन्होंने यह कहा कि जो आरंभिक काल, माध्यमिक काल और वर्तमान काल, इसको इन्होंने कहा है कि यह जो है ना कि यह जो काल विभाजन है यह विकासवादिता के आधार पे किया गया है। इसके बाद यह बोलते हैं कि अलंकृत काल जो इन्होंने जो माना है, यह क्या है कि आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर, आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने अलंकृत काल माना है, ठीक है। और परिवर्तन काल को यह सही नहीं मानते हैं, यानी परिवर्तन काल के बाद अब वर्तमान काल आते हैं, तो परिवर्तन काल को इन्होंने के औचित्य पे इन्होंने सवाल उठाया है। तो आचार्य शुक्ल मिश्र बंधु के जो काल विभाजन है इस पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि सारे रचनाकारों को केवल आदि मध्य पूर्व आदि में विभाजित कर देना और यह भी न देखना कि कौन से कवि किस काल में आते हैं या वो उस काल के अनुसार सटीक हैं या नहीं है, यह न देखना और सिर्फ आरंभिक, माध्यमिक और अलंकृत काल में विभाजित कर देना, ये कहीं से भी सही मालूम नहीं होता है। तो वह यही कहते हैं कि यह जो है इनका जो काल विभाजन है वो किसी भी दृष्टि से सही नहीं है, और इसे वो इनकी पुस्तक पे ही वो इनके द्वारा जो रचित पुस्तक है उस पुस्तक को ये इतिहास ग्रंथ न मानकर एक कवि वृत्त संग्रह मानते हैं। आगे मैं आपको जो आगे वाले विद्वान हैं उनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया है उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो मैं लिखता हूँ, चलिए आगे मैं आपको जो काल विभाजन जो विद्वानों के द्वारा किया गया है उनमें अगला नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ऐसे विद्वान थे जिन्हें इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन होता है इसमें यानी अभी तक आचार्य शुक्ल जी का जो मत है इसको सर्वोपरि माना गया है। तो इनका जो आचार्य शुक्ल जी का जो काल विभाजन किया गया है इनके द्वारा वो इस प्रकार है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है। आदि काल को इन्होंने कहा था वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, ठीक है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा, आदि काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल, ठीक है। तो इन्होंने दोहरा नामकरण किया था, यानी एक काल का 2 नाम। तो आदि काल को इन्होंने क्या कहा, वीर गाथा काल, ठीक है। पूर्व मध्य काल को इन्होंने कहा भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को इन्होंने कहा रीति काल और आधुनिक काल को इन्होंने कहा गद्य काल। यानी एक काल का इन्होंने 2 नामकरण किया कि हाँ, हम आदि काल को वीरगाथा काल भी कह सकते हैं, हम पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कह सकते हैं, उत्तर मध्य काल को रीति काल भी कह सकते हैं और आधुनिक काल को गद्य काल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने अब सवाल उठता है ना कि इन्होंने ये नामकरण किस आधार पे किया, आखिर इनका जो बेस है, आधार है, वो कहाँ से लिया है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल था यानी आदि काल को इन्होंने वीर गाथा काल इसलिए कहा क्योंकि यह जो काल था ना, यह
जो उस समय क्या होते थे ना, राजा महाराजा होते थे, तो राजा महाराजा के यहाँ दरबारी कवि हुआ करते थे। ठीक है, तो दरबारी कवि का काम होता था अपने राजा की प्रशंसा में कविताएं लिखना, यानी उनकी जो वीरता है वो जितने वीर हैं नहीं उससे बढ़ा चढ़ाकर उनकी वीरता का बखान करना। मान लीजिए कोई राजा थे, क्या किसी राजा में 100 हाथी का बल हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। लेकिन इस समय के जो रचनाकार, जो दरबारी कवि होते थे ना, उन वो बोलते थे कि महाराज आपके अंदर तो 100 हाथी का बल है, आप तो चाहिएगा तो विरोधी जो राजा है उसे एक फूंक से उड़ा दीजिएगा। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो गया, यानी वीरता की पराकाष्ठा का वर्णन। जितने वीर राजा होते नहीं थे उससे बढ़ा चढ़ाकर उनकी वीरता का बखान करना। यानी अधिकांश जो इस समय जो रचनाएं लिखी गई ना, वो इसी से संबंधित थी और ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में वीरगाथात्मक रचनाएं लिखी गई। तो इसीलिए इन्होंने कहा इस काल को वीरगाथा काल। ठीक है, अब इसका समय इन्होंने माना संवत 1050 से संवत 1375 तक। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा है कि संवत मान लीजिए 1050 है, अगर आप इसको ईस्वी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे करिएगा? तो मान लीजिए संवत यहाँ लिखा गया संवत 1050। ठीक है, संवत 1050, इसमें -57 कर देंगे, जो भी कितना हुआ, 10 में 7 गया 3, और यहाँ पे 9 और यहाँ 993 ईस्वी आ रहा है। ठीक है ना, तो आप इसको ईस्वी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 993 ईस्वी इन्होंने यहाँ से माना है। तो यानी संवत 1050 से 1375 तक। अब इन्होंने इसके दूसरे काल को कहा पूर्व मध्य काल, यानी भक्ति काल। ठीक है, तो भक्ति काल इसलिए कहा इन्होंने क्योंकि जो संवत 1375 के बाद जो रचनाएं लिखी गई उनमें भक्तिपूर्ण जो रचनाएं हैं, जो साहित्य है, जो काव्य है, वो अत्यधिक मात्रा में लिखी जाने लगी थी। जैसे तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, बहुत सारे रचनाकार, रैदास, तो भक्तिपूर्ण रचनाएं अत्यधिक मात्रा में लिखी जाने लगी थी, यानी प्रचुरता की साहित्य की थी, भक्ति साहित्य की थी। इस आधार पर इन्होंने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा? भक्ति काल। भक्ति काल इन्होंने नामकरण रखा। ठीक है, अब तीसरे और इसका समय इन्होंने कब से कब तक माना? संवत 1375 से संवत 1700 तक। ठीक है ना, अब आते हैं इन्होंने हिंदी साहित्य के तीसरे काल को कहा उत्तर मध्यकाल, यानी रीतिकाल। रीतिकाल क्या होता था ना, रीतिकाल होता था कि उस समय राजा महाराजा होते थे, तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कवि होते थे ना, जो दरबारी कवि, वही उनको पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो दरबारी कवि जो पढ़ाया करते थे वो रीतिपूर्ण रचनाएं लिखते थे, यानी जो रीति से संबंधित जो काव्य क्या है, अलंकार क्या है, छंद क्या है, एक उसका लक्षण और उदाहरण, यानी काव्य जैसे मान लीजिए कि जो उपमा अलंकार, ठीक है ना, उपमा अलंकार क्या है इसके बारे में बताया गया, फिर उसका एक वो लक्षण बताया गया, उपमा अलंकार ऐसे ऐसे, इस अलंकार को उपमा अलंकार कहते हैं, उसका एक उदाहरण दिया गया। फिर उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखी गई, फिर उसका एक उदाहरण दिया गया। लक्षण उदाहरण की परिपाटी इसमें अत्यधिक मात्रा में लिखी प्रचलित, यानी रीति काल, यानी इस काल को आगे के विद्वान श्रृंगार काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में जो रचनाएं लिखी गई वो श्रृंगारिकता से परिपूर्ण रचनाएं लिखी गई। अब दो बातों को समझिएगा। पहली बात कि इस समय जो राजा महाराजा होते थे उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो दरबारी कवि उन्हीं को नियुक्त किया जाता था, वो रीति से संबंधित उनको कि काव्य क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है, इसके बारे में उनको बताया जाता था। इसके साथ साथ क्या होता था ना कि उस समय जो राजा महाराजा होते थे वो सभी जानते हैं कि एक रसिक मिजाज के होते थे। तो उसमें क्या होता था ना कि जो रचनाएं लिखी जाती थी, जो कविताएं लिखी जाती थी ना, वो श्रृंगार रस से परिपूर्ण होती थी। श्रृंगार रस से परिपूर्ण होने के कारण क्या होता था कि उसमें श्रृंगारिकता की प्रधानता होती थी, यानी रीति, श्रृंगार, इसी से संबंधित रचनाएं अत्यधिक मात्रा में लिखी जाने लगी। तो आचार्य शुक्ल ने इसे क्या कहा? रीति काल का। ठीक है, और इसका समय आचार्य शुक्ल जी मानते हैं संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक। ठीक है, अब आते हैं हिंदी साहित्य के चौथे काल को इन्होंने कहा आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल भी कहा। गद्य काल इसलिए कहा क्योंकि इस समय क्या होता ना, इसके पहले जो रचनाएं लिखी जाती थी वो काव्य में लिखी जाती थी, यानी कविता में लिखी जाती थी। अब इस काल में गद्य का प्रादुर्भाव हुआ हिंदी में, भारतेंदु जी का आगमन हुआ, इन्होंने खड़ी बोली में
अनेक गद्य लिखे, भारतेंदु जी की जो रचनाएं लिखी जाने लगी वो खड़ी बोली में, ठीक है। तो यहाँ गद्य का उद्भव होता है, तो गद्य का जो विकास होता है, यानी जो गद्य रचनाएं थी वो अत्यधिक मात्रा में लिखी जाने लगी। तो इसीलिए इन्होंने इस काल को क्या कहा, गद्य काल। और आधुनिक काल तो कहा ही, और इन्होंने इस काल को गद्य काल कहा। और इसका समय माना संवत 1900 से लेके 1984 तक। 1984 संवत इसलिए मानते हैं क्योंकि आप इसको अब तक भी बोल सकते हैं, यानी संवत 1900 से लेके इसको क्या कह सकते हैं, अब तक, ठीक है, अब तक भी कह सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि 1984 संवत 1984, यानी यहाँ लिख दिए हैं संवत 1984 यानी 1927 ईस्वी में शुक्ल जी का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद क्या होता है ना कि तो वहाँ तक ही इसकी जो इनका जो समय सीमा है इसको बांध दिया जाता है कि 1927 में इनका निधन हो जाता है। तो 1900, तो इसीलिए इसको अगर संवत में कन्वर्ट करें तो 1984 संवत आता है। तो संवत 1900 से लेकर 1984 तक। कुछ विद्वान इसको अब तक भी बोलते हैं, और आप वो अब तक भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। अब आते हैं आचार्य शुक्ल का जी का जो काल विभाजन है ना, उस पर विद्वानों का क्या मत है। तो विद्वान आचार्य शुक्ल जी के काल विभाजन से सहमत हैं, लेकिन कुछ नामकरण में थोड़ी सी जो मत भिन्नताएं हैं। जैसे आचार्य शुक्ल जी का जो पहला काल का जो नामकरण है वीर गाथा काल, ठीक है। तो वीर गाथा काल चूंकि एक प्रवृत्ति है, वीर गाथात्मक प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने कहा इस काल को हम वीर गाथा काल कहेंगे। यानी वीर गाथा यानी चारण जो कवि होते, जो राजा के दरबारी कवि होते थे, वो जो उनको चारण कवि भी आप कह सकते हैं। और विद्वान कहते भी हैं कि चारण कवि क्या करते थे ना, अपने जो राजा होते थे उनकी जो प्रशंसा है काफ़ी बढ़ा चढ़ा के करते थे। तो विद्वानों का कहना है कि सिर्फ इस काल में वीरगाथात्मक रचना ही नहीं लिखी गई, वीरगाथात्मक रचनाओं के साथ साथ इस समय नीति काव्य भी लिखे गए, भक्ति काव्य भी लिखे गए, ठीक है। अल्प मात्रा में लिखे गए लेकिन लिखे तो गए ना। तो आप इसको अगर वीरगाथा काल कहते हैं तो फिर और रचनाएं जो लिखी गई वो गौण हो जाती है, वो इसमें समाहित नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आप वीर गाथा वीर गाथा जो इनका नामकरण है ना, इस आदि काल को यानी हिंदी साहित्य के प्रथम काल को ये वीर गाथा काल कहते हैं। इस पे विद्वानों के मतभेद हैं, ठीक है। बाकी तो सारा ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो पुस्तक है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और इनका जो प्रकाशन हुआ वो 1938 ईस्वी में हुआ, ठीक है। 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। अब इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में बांटा है, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ठीक है। अब समझिएगा कि इन्होंने माना है कि संधि काल का समय इन्होंने माना संवत 750 से 1000 तक। चारण काल का समय माना इन्होंने संवत 1000 से 1375 तक। भक्ति काल का समय इन्होंने माना संवत 1375 से 1700 तक। रीति काल का समय माना संवत 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल का समय माना संवत 1900 से लेके अब तक, ठीक है। अब आते हैं कि अगर आप इनके काल विभाजन और शुक्ल जी के काल विभाजन को देखिएगा तो बहुत सारी समानताएं दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। तो संधि, अब आते हैं कुछ अलग है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो संधि काल इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इस काल में जो रचनाएं लिखी जाती थी ना वो संधि यानी मिलन स्थल है। जैसे अपभ्रंश प्लस हिंदी, अपभ्रंश और हिंदी, मतलब दोनों का मिश्रण एक तरह से दिखाई पड़ता था। तो इसलिए इन्होंने इस काल को संधि काल कहा, यानी संधि मतलब जोड़, ठीक है ना, संधि काल का मिलन। क्योंकि इस समय अपभ्रंश और हिंदी लगता ही नहीं था कौन कवि अपभ्रंश की रचना कर रहे हैं, कौन कवि हिंदी की रचना, कोई अपभ्रंश है तो हिंदी में भी लिख रहे थे, हिंदी लिख रहे थे तो अपभ्रंश में भी लिख रहे थे। तो इसलिए इन्होंने इस काल को संधि काल कहा। बाकी दूसरे काल को इन्होंने कहा चारण काल कहने का, जो मैंने ऊपर बताया कि चारण एक कवि होते थे और जो राजाओं के दरबार में रहते थे, ठीक है, और राजा की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा के करते थे। तो इन्होंने दूसरे काल को कहा चारण काल, यानी इनका मानना था कि इस समय जो संवत 1000 से 1375 तक जो चारण कवियों की प्रधानता थी, इस आधार पर इन्होंने दूसरे काल को क्या कहा, चारण काल। अब आते हैं भक्ति काल। जो भक्ति काल
तो मैंने ऊपर बताया है कि भक्ति काल यानी संवत 1375-17 शतक भक्तिपूर्ण रचनाएं अत्यधिक मात्रा में लिखी जाने लगी, तो इसलिए इन्होंने तीसरे काल को क्या कहा, भक्ति काल। चौथे काल को इन्होंने कहा रीति काल। इसका संवत 17 समय हुआ संवत 1700 से लेकर 1900 तक, यानी वही जो रीतिपूर्ण रचनाएं अत्यधिक मात्रा में लिखी जाने लगी, श्रृंगारिक रचनाएं लिखी जाने लगी, तो इस काल को इन्होंने कहा रीति काल। ठीक है। और पांचवें काल को इन्होंने कहा आधुनिक काल, और इसका समय माना संवत 1900 से लेके अब तक। आधुनिक काल मतलब आधुनिक विचारधारा गद्य लेखन का प्रादुर्भाव हुआ आधुनिक काल, तो इसका समय इन्होंने संवत 1900 से लेके अब तक माना है। ठीक है। आगे मैं आपको फिर आगे के जो विद्वान हैं उनका जो काल विभाजन उसके बारे में मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आगे मैं जो काल विभाजन जो अगले जो विद्वान है उनका जो काल विभाजन है, हिंदी जो साहित्य का जो काल विभाजन है साहित्य के इतिहास का, उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ये अगले विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा रचित जो इतिहास की पुस्तक है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और इसका जो प्रकाशन हुआ 1965 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 3 कालों में इन्होंने बांटा है, और उसके जो उप विभाग यानी काल के अंदर इन्होंने और भी विभाजन किया है, उसके बारे में बताऊंगा। तो हिंदी साहित्य के इन्होंने प्रथम काल को कहा प्रारंभिक काल कहा, और इसका समय माना 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। ठीक है। अब हिंदी साहित्य के जो दूसरे काल को इन्होंने कहा मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, और दोनों के मिश्रण को इन्होंने कहा मध्यकाल। ठीक है। तो मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का ये समय मानते हैं 1350 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक। ठीक है। और उत्तर मध्यकाल का जो समय ये मानते हैं ये 1500 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक मानते हैं। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने तीसरा विभाजन किया है कि आधुनिक काल माना। इन्होंने हिंदी साहित्य के तीसरे काल को क्या माना, आधुनिक काल, और इसका समय माना है 1857 ईस्वी से लेकर 1965 ईस्वी तक। ठीक है। अब इन्होंने प्रारंभिक काल के अंदर भी विभाजन किया है, और इनका ये कहते हैं कि प्रारंभिक काल में जो था वो 2 प्रकार में प्रारंभिक काल में जो हुआ ना, प्रारंभिक काल को इन्होंने कहा कि इसमें धर्माश्रित काव्य, इन्होंने इस काल प्रारंभिक काल को धर्माश्रित काव्य भी कहा, और कहा कि इसमें धार्मिक रास काव्य परंपरा की प्रचुर मात्रा में रचना हुई थी, और संत काव्य परंपरा यानी संत काव्य जो संत कवि होते थे उन्होंने इस काल में अत्यधिक मात्रा में रचनाएं लिखी। तो संत काव्य परंपरा, धार्मिक रास काव्य परंपरा और संत काव्य परंपरा यानी धर्माश्रित काव्य यानी धर्म पर आधारित जो काव्य लिखे गए, इसलिए इन्होंने प्रारंभिक काल को कहा धर्माश्रित काव्य कहा। ठीक है। अब आगे इन्होंने मध्यकाल को भी मध्यकाल के अंदर कहा उन्होंने कि मध्यकाल के अंदर 2 प्रकार के काव्यों की रचनाएं हुई, धर्माश्रित काव्य और राज्याश्रित काव्य। ठीक है। तो धर्माश्रित काव्य में इन्होंने कहा कि संत काव्य परंपरा का जो ये हुआ लेखन हुआ, पौराणिक गीति परंपरा की रचना हुई, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा की रचना हुई, रसिक भक्ति काव्य परंपरा की रचना हुई। तो इन्होंने इस 4 को इन्होंने कहा धर्माश्रित काव्य यानी धर्म पर जो धर्म से संबंधित जो रचनाएं हुई, इसलिए इन्होंने कहा धर्माश्रित काव्य। ठीक है। आगे इन्होंने कहा राज्याश्रित काव्य यानी राजा जो राज दरबार में जो रहते थे यानी राजा पे जो आश्रित रहते थे उनके द्वारा जो लिखी गई जो रचनाएं थी, इसलिए इन्होंने राज्याश्रित काव्य का यानी जो वैसे कवि जो किसी राजा के ऊपर निर्भर रहते थे, उनके दरबार में रहा करते थे और उनके निर्देशों के अनुसार अपनी रचनाएं लिखते थे। इसमें मैथिली गीति काव्य जो विद्यापति आते हैं कि कीर्ति लता कीर्ति पताका, ठीक है ना, तो राजा कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह की वीरता का बखान उसमें करते हैं, तो मैथिली गीति काव्य। ठीक है।
इसके बाद हुआ ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा का भी इसमें निर्माण हुआ। ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा, रास काव्य परंपरा, चरित काव्य, मैंने पहले ही बता दिया है कि चरित यानी राजाओं का चरित वर्णन करना, राजाओं का गुणगान करना, तो चरित काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा और शास्त्रीय मुक्तक परंपरा। यानी इस मध्यकाल में इस दो प्रकार के काव्यों का लेखन हुआ, धर्माश्रित काव्य और राजाश्रित काव्य। इसके अंदर इन्होंने इतने भागों में इसको विभाजित किया है। अब इन्होंने और कहा कि इसके अंदर इन्होंने मध्यकाल के अंदर एक लोकाश्रित काव्य को भी माना है, और इन्होंने कहा है कि यानी लोकाश्रित काव्य बनी वैसे कवि जो किसी राजा के दरबार में नहीं रहा करते थे, बल्कि स्वतंत्र रूप में अपनी रचनाएं लिखा करते थे। तो इसमें रोमांसिक कथा काव्य परंपरा और स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा और स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा का लेखन हुआ, और इसे लोकाश्रित काव्य के अंतर्गत ये मानते हैं। ठीक है, आगे तो इतने जो हिंदी साहित्य के विद्वान थे, उन्होंने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया है उसके बारे में मैं आप सबों को बताया। ठीक है, तो आगे मैं जो अलग ये तो हुआ काल विभाजन, जो विद्वान जो काल विभाजन किए हैं, किस काल का समय सीमा इन्होंने कब तक माना है, और किस काल को यानी आदिकाल को क्या कहा, मध्यकाल को क्या कहा, रीतिकाल, आधुनिक काल, फिर अलग अलग कालों के का जो समय सीमा है उसके बारे में मैं आप सभी को बताया। अब फिर नेक्स्ट क्लास जो आगे की क्लास होगी उसमें मैं अगले टॉपिक पे चर्चा करूँगा। धन्यवाद।